स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे हर्शे एंड चेज, इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम पढ़ेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट को 1952 में इन्होंने किया था और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ मिला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्होंने इसमें वायरसेस का यूज़ किया जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है बिकॉज ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को अटैच करता है बैक्टीरिया के साथ और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा देता है। अब बैक्टीरिया के अंदर जाकर के ये जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियल मशीनरी का यूज़ करता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। फाइनली जो फेज के बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन्स हैं वो और बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो कॉपी होता है और फिर असेंबली होती है अंदर बैक्टीरिया के अंदर सारे प्रोटीन्स की और डीएनए की, और इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस अंदर से बन करके बाहर निकल जाते हैं बैक्टीरिया को बस्ट करके। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। बैक्टीरियल सेल क्या करता है, बैक्टीरियल सेल उस वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना मान लेता है और अपने डीएनए के साथ उसको ज्वाइन कर लेता है। अब जो वायरस का जो डीएनए है वो गाइड करने लगता है सेल को और बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स को बनाने में इससे मदद मिलती है। तो वायरस क्या करता है, डीएनए अपने डीएनए के हेल्प से बैक्टीरियल सेल का यूज करते हुए बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हार्शे एंड चेज ने ये डिस्कवर किया कि प्रोटीन और डीएनए में से क्या एक्चुअल में बैक्टीरिया के अंदर जा रहा था और बैक्टीरिया को गाइड कर रहा था। क्योंकि हमारा सवाल यही था सबसे बड़ा कि एक्चुअल में प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो उसका जो केमिकल नेचर है वो कंप्लीट हमें हार्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ही पता चला। अब हुआ क्या, स्टार्ट करते हैं। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड सम ऑन द मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव सल्फर। तो अब देखो, अगर आप ऐसे मीडियम के अंदर वायरस को ग्रो करोगे जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है तो इसका मतलब ये होगा कि वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वायरस का पार्ट बन जाएगा, है ना। और अगर आप कुछ वायरसेस को ऐसे मीडियम में आप ग्रो करोगे जहां पर रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट है तो वो रेडियोएक्टिव सल्फर वायरस का पार्ट बन जाएगा। तो यानी हमारे पास दो प्रकार के वायरसेस हैं। पहला टाइप जो है वायरस का उसके पास रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है और दूसरा टाइप जो है उसके पास रेडियोएक्टिव सल्फर है। ठीक है। Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA, but not radioactive protein because DNA contains phosphorus but protein does not. तो होता क्या है कि अगर आपने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में किसी वायरस को ग्रो किया है तो उस वायरस का जो डीएनए है उसमें तो फॉस्फोरस चला गया रेडियोएक्टिव वाला, लेकिन जो उसका प्रोटीन है उसमें फॉस्फोरस नहीं जाएगा बिकॉज प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है। तो अब आप समझ गए ऐसे वायरसेस कैसे होंगे। ऐसे वायरसेस में आपको जो अंदर का डीएनए है, सपोज ये एक वायरस है, वायरस का हेड है और यहाँ पर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये रहा, तो ये आपको रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाला मिलेगा, जबकि जो आउटर प्रोटीन कोट है ये आपको रेडियोएक्टिव नहीं मिलेगा। तो पहला वाला केस समझ में आया आपके। दूसरा वाला केस देखिए, सिमिलरली वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन्ड radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur। तो ऐसे मीडियम में जो वायरसेस ग्रो किए गए जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर था तो ऐसे वायरसेस के पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन आ गया और उनका जो डीएनए है वो रेडियोएक्टिव नहीं पाया गया क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता। तो मतलब ये वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में आप देखें, सपोज ये हेड है तो इसके अंदर सपोज ये डीएनए है, तो हुआ क्या,
रेडिएक्टिविटी कहाँ मिली? प्रोटीन में, यानी जो आउटर हेड है कैप्सिड जो है उसमें आपको रेडिएक्टिविटी मिल रही है, और जो अंदर वाला डीएनए है इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो ये दो केसेस हमारे सामने यहाँ पर हैं। रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू द ई कोलाई। अब दोनों जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज थे उनको हमने अलग अलग ई कोलाई के ऊपर अटैचमेंट करने का मौका दिया, और जैसे जैसे इन्फेक्शन जो है आगे बढ़ा, हुआ क्या कि जो आपने जो वायरल कोट्स रह गए थे बाहर उनको हटाने के लिए आपने एजिटेशन का सहारा लिया। कहने का मतलब ये है, जिस कल्चर मीडियम का यूज हम कर रहे हैं उस कल्चर मीडियम को हमने स्टिर कर दिया, एजिटेट कर दिया ब्लेंडर में डाल के, और जो मीडियम जो हमने जब एजिटेट किया तो जो वायरल कोट्स बाहर रह गए थे वो सारे के सारे वायरल कोट्स जो हैं गिर पड़े, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट काइंड्स के बैक्टीरियोफेजेस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडियो एक्टिव पी वाला जो बैक्टीरियोफेज है, यानी इनका जो डीएनए है उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और ये वाले जो बैक्टीरियोफेज है इनका जो एक्सटर्नल प्रोटीन कोट है उसमें आपको रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज हैं और दोनों ने अलग अलग इन्फेक्शन किया ई कोलाई पर। देखिए ई कोलाई के सरफेस पर वो अटैच हो गए, और आप देख रहे हैं हुआ क्या। इन्फेक्शन के बाद हमने ब्लेंडिंग कर दी। ब्लेंडिंग मतलब एजिटेशन कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा सेल मिक्सचर है हमारा, सॉल्यूशन जो है सेल सॉल्यूशन, वो हमने एजिटेट किया, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो अलग हो गए, सेल के सरफेस से हट गए, यानी जो उनका प्रोटीन वाला पार्ट था वो अलग हो गया। और आप देख रहे हो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में आप दोनों जगह देखिए हो क्या रहा है, जेनेटिक मटेरियल अंदर आ रहा है। यानी यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पर सेकंड वाले केस में यहाँ जेनेटिक मटेरियल कैसा है, रेडियो एक्टिव है। तो इस तरह से आप देख रहे हो। उसके बाद फिर देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होगा, यहाँ देखिए, द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन द सेंट्रीफ्यूज। तो अब वायरस को बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग कर दिया गया सेंट्रीफ्यूज चला के। सेंट्रीफ्यूज जो होता है उसके अंदर हम गोल गोल घुमाते हैं सॉल्यूशन को हाई आरपीएम पर, जिससे क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठ जाता है और लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाता है किसी भी सॉल्यूशन में। अब फाइनली क्या समझ में आया, फाइनली इसमें ये समझ में आया कि बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस हैड दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव। तो ये पाया गया कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको रेडियोएक्टिव डीएनए वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया था वो बैक्टीरिया जो है कैसे पाए गए, रेडियोएक्टिव पाए गए, इंडिकेटिंग दैट द डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड ऑन फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। और इस बात ने ये साबित कर दिया कि डीएनए ही वो चीज थी जो बैक्टीरिया के अंदर चला गया था वायरस की बॉडी में से। Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऐसे वायरस ने इन्फेक्ट किया था जिनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन था, ऐसे बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं मिले, जिससे ये इंडिकेट हुआ कि प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। इससे ये पता चला कि प्रोटीन बैक्टीरिया की बॉडी से वायरस के अंदर नहीं जाता है। तो फिर अब हमें फाइनल कंक्लूजन ये मिला कि डीएनए ही वो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि पास होता है वायरस से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। तो आप देखिए लास्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद फिर क्या हुआ, रेडियोएक्टिविटी इज डिटेक्टेड इन द बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ देखिए बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए है ये रेडियोएक्टिव डीएनए है, और ये डिटेक्ट किया गया इस केस में, जबकि इस केस में जो डीएनए है ये नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है, बिकॉज इसके पास रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। एक्चुअल में ये जो बैक्टीरिया थे इनके पास रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर थी, इनके प्रोटीन में थी, और वो प्रोटीन तो बॉडी से बाहर ही चला गया ना, और इस वजह से रेडियो एक्टिविटी सेल्स के अंदर नहीं देखी गई यहाँ पर, जबकि यहाँ पर देखी गई। इसका मतलब जो डी अंदर आता है, और इससे ये आराम से हमको कंक्लूजन मिल जाता है। सेकेंड थिंग यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो क्या है, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। यानी जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है हमारी, इसको हमने सेंट्रीफ्यूज में चलाया
तो होगा ये कि जो भारी मटेरियल है, जो बैक्टीरियल कल्चर है, वो तो नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर वाला जो मटेरियल है वो कैसा रहेगा? सुपरनेटेंट। ये ऊपर क्या है? सुपरनेटेंट है, पानी है। अब इस पानी में क्या देखा गया? आपने देखा कि रेडियो एक्टिविटी जो ऊपर का सुपरनेटेंट है उसमें नहीं मिली। इस सेकंड केस में यहाँ पर हमें सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ पर जो सल्फर प्रेजेंट है, एक्चुअल में जो प्रोटीन कोट प्रेजेंट है, इस प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। जबकि इस वाले केस में आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा कि जो सुपरनेटेंट है, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, तो यहाँ पर आपको रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में देखने को मिलेगी। तो ये हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, जिसने ये समझाया कि एक्चुअल में वो डीएनए ही होता है जो किसी बैक्टीरिया के अंदर जाकर के अपना जो उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम भी करता है। तो कहने का मतलब बैक्टीरिया के अंदर जाकर के वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है जो बैक्टीरिया को गाइड करता है आगे चल के। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। आगे चल के हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। तो अब ये क्लियर हो गया कि अगर हम प्रोटीन में और डीएनए में कंपेयर करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, और ये आंसर हमको मिल चुका था। इट बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज डीएनए दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। तो ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हालांकि ये पता चल चुका था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हमने जब और स्टडीज की तो हमें ये भी पता चला कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास आरएनए होता है एज द मेन जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो है, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, इनके पास आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। आंसर टू द questions such as why DNA is the predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter, has to be found from differences between the chemical structures of the two nucleic acid molecules. तो अब हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीएनए को ही क्यों हम जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, मेन जेनेटिक मटेरियल, जबकि जो आरएनए होता है वो इंपॉर्टेंट टास्क करने का काम करता है, जैसे मैसेंजर का काम करता है, वो एडाप्टर का काम करता है। तो मैसेंजर का मतलब क्या हुआ? मैसेंजर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि सपोज हमारा ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, तो डीएनए से क्या बना? सपोज डीएनए से बना ये हमारा आरएनए बना। और आरएनए कहाँ जाता है? आरएनए जाता है सेल न्यूक्लियस से बाहर, और साइटोप्लाज्म में जाकर के वो आरएनए जो है हमारे राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है। ये आरएनए अटैच हुआ राइबोसोम के साथ, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, इस तरह से, ठीक है। राइबोसोम अटैच हुआ हमारा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर ये जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना, इसका नाम मैसेंजर क्यों पड़ा है? बिकॉज ये मैसेज को लेके जाता है राइबोसोम के पास कि ये वाला प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। तो ये मैसेंजर का काम कौन कर रहा है? एक्चुअल में आरएनए कर रहा है। दूसरा तरफ जो हम देखें, एक आरएनए होता है जिसको हम टीआरएनए बोलते हैं। तो जो टीआरएनए होता है एक्चुअल में वो अमीनो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर सपोज ऐसा मान लेते हैं। तो ये टीआरएनए हमारे सामने नीचे, टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स को लेकर के आने का काम करता है। तो अमीनो एसिड जो है सपोज ये ऊपर टॉप पर इसके लगा हुआ है, तो अमीनो एसिड को लेकर के आने का काम टीआरएनए करता है साइटोप्लाज्म से, अकॉर्डिंग टू द एमआरएनए। एमआरएनए जिस अमीनो एसिड के लिए कह रहा है उस अमीनो एसिड को लेकर के टीआरएनए आता है। तो उसका मतलब क्या है? टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो वो कैसा काम करता है? एडाप्टर का काम करता है, अमीनो एसिड को लेकर के आने का काम करता है। जबकि मैसेंजर आरएनए मैसेज को लेकर के जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म इन राइबोसोम। तो इस तरह से आरएनए काफी इंपॉर्टेंट काम करता है ना। तो व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, सवाल ये है ना। तो इसमें हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब इस ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाता है यहाँ पर, है ना, कि कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम इसको पढ़ लेंगे पूरे पैरा को तो हमें समझ में आ जाएगा। A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria.
तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल है जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बताते हो तो उसको कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। जैसे इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हो, अपने रेप्लिका को बना सकता हो। ठीक है, तो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो अपने रेप्लिका को आसानी से बना सकता है। इट शुड बी केमिकली स्टेबल एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, तो डीएनए हमारा एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से स्टेबल है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, जेनेटिक मटेरियल ऐसा भी होना चाहिए जिसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहे धीरे धीरे और इवोल्यूशन के लिए वो हेल्प करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई भी चेंज ना हो पाए। तो डीएनए के अंदर ये एबिलिटी है कि उसमें हम म्यूटेशन होते हुए देख सकते हैं, तो ये भी इसके हक में जाता है। लास्ट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, तो मेंडल ने जो सिद्धांत बताए थे और मेंडल ने जो लॉज बताई थी उसके साथ डीएनए जो है मैच करना चाहिए और डीएनए को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना अपने आप को आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए पर, तो वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज हमें पता है जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का ऐसा पार्ट जो फंक्शनल है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट पार्ट एज जीन। क्लियर? तो उसका मतलब ये कि जीन्स के होने की वजह से ये फंक्शनल कैरेक्टर्स, ये जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स है उसको एक्सप्रेस करने में हमारा जो डीएनए है वो सक्सेसफुल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखनी है, सारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल की होती हैं। If one examines each requirement one by one because of rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acids DNA and RNA have the ability to direct their duplications। तो अगर आप देखें वन बाय वन इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हम डीएनए और आरएनए को इस पर तोलने की कोशिश करें, कंपेयर करने की कोशिश करें, तो दोनों के दोनों अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंटेरिटी और बेस पेयरिंग दोनों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। The other molecules in the living system such as proteins fail to fulfill the first criteria itself। तो अगर आप प्रोटीन को देखें तो वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो ये जेनेटिक मटेरियल की जो पहला क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर सकता है, जबकि डीएनए आरएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमको पहला पॉइंट समझ में आया। सेकंड, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ not to change with different stages of life cycle, age or with change in physiology of the organism। जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, सेकंड पॉइंट हमारा यही था। और वो जेनेटिक मटेरियल जो है लाइफ के अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसमें एज के साथ और हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसके चेंज होने के साथ साथ वो चेंज ना हो, ऐसा होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल की जो स्टेबिलिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसा कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमको देखने को मिला था, जो उसने चूहों पर प्रयोग किए थे। किसके स्टेप, जो हमारा बैक्टीरिया था, जो उसका यूज उसने किस पर किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें उसने चूहों पर किया था। और उसने ये देखा था कि जो हीट है जिसने बैक्टीरिया को तो किल कर दिया था, लेकिन हीट ने जेनेटिक मटेरियल को खत्म नहीं किया था। मतलब हीट से जेनेटिक मटेरियल खत्म नहीं हुआ था, और हीट किल्ड बैक्टीरिया जो थे उन्होंने नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया जो कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उनको भी वायरुलेंट बना दिया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल था। दिस नाउ कैन easily be explained in the light of DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided। तो जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, सपोज गर्म करने पर, हीट देने पर, तो वो दोबारा आपस में जुड़ सकते हैं अगर कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल हो जाएं। और ऐसा ही हुआ ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। हीट देने के बावजूद जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल रहा,
और उसने अपना कैरेक्टर शो किया, हालांकि पूरा बैक्टीरिया जो है वो किल हो गया था। नेक्स्ट इज the 2' OH group which is present in every nucleotide in the RNA is a reactive group that makes RNA labile and easily degradable. तो अब होता यह है कि RNA जो है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जिसमें जो शुगर होती है उस पर अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा कार्बन नंबर है वो है 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन यहाँ CH2, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ कार्बन, ओके। तो सेकंड कार्बन जो होता है इस पर आप क्या देखेंगे, इस पर आप देखेंगे OH, OH, इट इज सीन ऑन द सेकंड कार्बन। किसके केस में? इन द केस ऑफ RNA, ओके। ये हमारे सामने पूरा पूरा न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? P जुड़ा हुआ है यहाँ पर पांचवें कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? डीएनए के स्ट्रक्चर में जो सेकंड कार्बन होता है ये वाला, यहाँ पर आपको H मिलता है OH की जगह, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं, ओके। ऑक्सी डीऑक्सी, तो डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन हट गया। जबकि आरएनए में क्या होता है, सेकंड कार्बन पर हमको OH मिलता है यहाँ, और ये OH जो होता है इसकी वजह से ये जो आरएनए है ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आरएनए और डीएनए में अगर हम कंपेयर करते हैं तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट थिंग हम जो देखेंगे वो ये है कि आरएनए इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालिटिक। आरएनए जो है वो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, बिकॉज जो राइबोसोम है उसको बनाने का काम कौन कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम पर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है आपको सबको पता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो वो रैपिडली होता है। तो आरएनए जो होता है हमारा रिएक्टिव होता है, कैटालिटिक होता है, ठीक है ना। और रिएक्टिविटी ज़्यादा होना ठीक नहीं है, एज अ जेनेटिक मटेरियल इतना ज़्यादा कैटालिटिक होना भी ठीक नहीं है। तो अगर हम देखें तो डीएनए कैसा रहा हमारा? डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू द आरएनए। तो अब अगर हम कंपेयर कर लें तो दोनों जेनेटिक मटेरियल में जो हमारा डीएनए है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू द आरएनए। नेक्स्ट थिंग, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डीएनए है और जो आरएनए है उसमें दो केमिकल डिफरेंसेस बताइए। तो जो पहला केमिकल डिफरेंस है वो हमको ये ध्यान रखना है, शुगर। दोनों के अंदर जो शुगर है वो डिफरेंट है। हालांकि दोनों में पेंटोस शुगर होती है, लेकिन जो शुगर होती है आरएनए में वो होती है राइबोस और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस। तो शुगर का डिफरेंस हो गया। और सेकंड डिफरेंस हो गया, अगर हम डीएनए और आरएनए में कंपेयर करते हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस जो उनमें देखने को मिलते हैं, है ना। कौन से? अगर हम आरएनए देखते हैं तो आरएनए में हमको क्या देखने को मिलेगा? यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन, ठीक है। तो आरएनए में हमको यूरासिल देखने को मिलता है एट प्लेस ऑफ थाइमीन। डीएनए में हमको क्या मिलता है? थाइमीन देखने को मिलता है। डीएनए में हमको यूरासिल देखने को नहीं मिलता है, थाइमीन देखने को मिलता है। जबकि आरएनए में क्या होता है? आरएनए में हमको यूरासिल देखने को मिलता है, थाइमीन देखने को नहीं मिलता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, अगर हम केमिकल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा। द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन at the place of uracil also confers additional stability to the DNA। थाइमीन के होने की वजह से हमारे जो डीएनए है उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द आरएनए। दोनों में म्यूटेशन हो सकता है अगर हम डीएनए और आरएनए को कंपेयर करें। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। तो अगर हम रेट की बात करें तो आरएनए ज्यादा जल्दी म्यूटेट होता है एज कंपेयर टू द डीएनए। Consequently, viruses having RNA genome
having shorter lifespan mutate and evolve faster. इसीलिए वो वायरसेस जिनके पास आरएनए होता है जीनोम के तौर पर, वो जल्दी जल्दी म्यूटेट करते हुए उनका अपना जो इवोल्यूशन है उसको तेज कर लेते हैं. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. हमको सबको पता है कि जो एमआरएनए है वो मैसेज लेकर के जाता है राइबोसोम के पास और प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है. इसलिए जो आरएनए होता है उससे कैरेक्टर्स का जो एक्सप्रेशन है वो तेज होता है. डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ये सब जानते हैं कि सेंट्रल डॉगमा आपने पढ़ा है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स. ठीक है ना, प्रोटीन्स बनते हैं. तो सेंट्रल डॉगमा सबने पढ़ा हुआ है. तो डीएनए किस पे डिपेंडेंट है अपना पूरा काम कराने के लिए, आरएनए पे डिपेंडेंट है. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as the genetic material, but being more stable, DNA is preferred for storage of genetic information. तो हमें आज जो हमने डिस्कशन किया इससे हमें क्लियर हुआ कि डीएनए और आरएनए की क्या प्रॉपर्टी होती हैं. दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है और इस वजह से ही उसको जेनेटिक मटेरियल के तौर पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में आपको वही मिलता है. फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर. पर अगर आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो तो आरएनए बेटर वे होता है. इसीलिए डीएनए से आरएनए बनता है और फिर उससे प्रोटीन्स बनते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.